आत्मसम्मान का अभाव, आत्मसम्मान का अभाव, आत्मसम्मान की कमी अत्यधिक योग्य व्यक्तियों को भी असफल करवा सकती है। दोस्तों, आत्मसम्मान का अभाव इतना खतरनाक होता है कि आत्मसम्मान की कमी अत्यधिक योग्य व्यक्तियों को भी असफल करवा सकती है। लोगों में स्वयं की तर्कहीन आलोचना करने की प्रवृत्ति होती है। वे अपने जीवन में आने वाली हर बाधा के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम बहुत से युवाओं में आत्मसम्मान की कमी देखते हैं। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कैरियर में असफलता, प्रभावी रूप से विचारों या भावनाओं को अभिव्यक्त न कर पाना, महंगे कपड़े पहनने में असमर्थता आदि। रोचक बात यह है कि ये सभी कारण आत्मसम्मान में कमी के परिणाम हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मसम्मान की कमी से पीड़ित होता है तो वह यह सोचने लगता है कि वह जिस तरह दिखता है, कपड़े पहनता है या बातें करता है, वह सब गलत है। इस तरह के लोग खुद पर बड़ी असफलताएं लाद लेते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं आत्मसम्मान की कमी वाले दो लोगों के उदाहरण देना चाहूँगा। दीप्ति मुंबई के सेंट थेरेसा गर्ल्स स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी शक्ल सूरत सामान्य है। पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की वजह से वह अपनी क्लास के 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से एक है। वो शक्ल सूरत में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ाई में वो जो उसकी क्लास के जो 5 विद्यार्थी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। स्कूल और आस पड़ोस में दीप्ति के कई मित्र हैं। उसके शौकों में फिल्म व टीवी देखना और मित्रों के साथ चैटिंग करना शामिल है। वह इंजीनियर बनना चाहती है, परंतु वह अपने सामान्य रंग रूप को लेकर चिंतित रहती है। ये आत्मसम्मान की जो कमी होती है, ये भी आगे नहीं बढ़ने देती है व्यक्ति को, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी है, वो चैटिंग करती है, टीवी देखना उसे पसंद है, मित्रों से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ उसकी शक्ल को लेकर वो हमेशा चिंतित रहती है। अपने रंग रूप को लेकर वो हमेशा चिंतित रहती है। वह सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करती और कभी फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि उसे लगता है कि वह उनमें अच्छी नहीं दिखेगी। बहरहाल वह हमेशा सुंदर लड़कियों को अपनी सहेली बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी सुंदरता के माध्यम से वह समूह में जगह बना सकती है। कितनी दुख वाली बात है, जो लड़की या लड़का पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं है। उनकी सुंदरता कहाँ दिख रही है, ये उनको खुद को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ से, जो चेहरे से सुंदर दिखाई देता है वो सुंदर होता है, या उसका जो टैलेंट निखर के सामने आता है वो सुंदर दिखाई देता है। ये व्यक्ति को खुद को मालूम नहीं होता है कि कहाँ वो सुंदर दिखता है। कुछ समय पहले दीप्ति अपनी सहेली तान्या के साथ गणित की ट्यूशन क्लास में जाने लगी। तान्या शक्ल सूरत में दीप्ति से थोड़ी सी बेहतर, और इसका कारण उसका शारीरिक रंग रूप नहीं, बल्कि संतुलित आत्मसम्मान की भावना है। लगभग 30 बच्चों की क्लास में दोनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। लगभग 1 महीने बाद रीमो नाम का एक लड़का भी उस क्लास में पढ़ने आया। वह बहुत सक्रिय और बहिर्मुखी था, इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई। चूँकि दीप्ति, तान्या और रीमो एक ही इलाके में रहते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ आना जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दीप्ति रेमो को पसंद करने लगी। रीमो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, क्योंकि दीप्ति दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी और रीमो अच्छा था दिखने में और सबके साथ ठीक रहता था। जब तान्या अपनी बहन की शादी में शहर से बाहर गई, तब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए।
रीमो अपने जन्मदिन पर दीप्ति को फिल्म दिखाने ले गया और उस दिन दीप्ति को विश्वास हो गया कि उनके प्रेम संबंध पर मोहर लग चुकी है। इसी बीच तान्या लौट आई। अब दीप्ति तान्या को नापसंद करने लगी। क्यों? क्योंकि तान्या की वजह से ही रीमो मिला था। लेकिन अब दीप्ति तान्या को नापसंद करने लगी। जब भी रीमो तान्या से बात करता था तो दीप्ति चिढ़ जाती थी, बल्कि रीमो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये बात दीप्ति को मालूम नहीं थी। उसने रीमो से अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया। एक रविवार को दीप्ति ने रीमो को एक रेस्तरां में बुलवाया और उसे अपनी भावनाएं बता दी। रीमो ने उसके प्रस्ताव को तत्काल ठुकरा दिया। उसने स्पष्ट किया कि उसके मन में दीप्ति के लिए इस तरह की कोई भावना नहीं थी। उसने दीप्ति के साथ सारे संबंध तोड़ लिए क्योंकि वो फ्लर्ट कर रहा था। इस घटना के बाद दीप्ति उदास रहने लगी। उसको यही लगा कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, बल्कि वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। लेकिन वो कहते हैं कि ये माइंड है, कहीं भी घूम जाता है, लड़का हो या लड़की हो। अब वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन बताओ प्रेम संबंध हो गया तो रुचि लेना छोड़ दिया। जब रीमो ने तो अपनी सहेलियों से कटने लगी। उसे लगता था कि रीमो ने उसे इसलिए ठुकराया था क्योंकि वह सुंदर नहीं थी। कारण वही है, वह खुद को इतना ज़्यादा दोष देने लगी कि उसे हर क्षेत्र में अपने भीतर गंभीर कमियां नजर आने लगी और वह खुद को अयोग्य मानने लगी। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई। प्रभावित तो होगी, माइंड ही अगर मुकाम पे नहीं रहेगा तो पढ़ाई तो प्रभावित होगी। अनिल एक औसत बिजनेस, ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है अनिल वाला। अनिल एक औसत बिजनेस स्कूल का मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। 6 महीने से ज़्यादा समय से वह किसी FMCG कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। अब तक वह 4 इंटरव्यू दे चुका है। अपने पिछले अनुभव के आधार पर वह हर इंटरव्यू में सवालों के जवाब देने का तरीका बदल लेता है और इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करने की कोशिश करता है। बहरहाल उसे अब तक नौकरी पाने में सफलता नहीं मिली है। विशिष्ट क्षेत्र में नौकरी मिलने की मुश्किलों को समझते हुए उसने अपनी रुचि के क्षेत्र को व्यापक बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह किसी भी उद्योग में नौकरी कर लेगा, चाहे वह औद्योगिक मार्केटिंग हो या फार्मास्यूटिकल्स हो या वित्तीय सेवाएं हो। इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। हाल ही में उसने गाजियाबाद में एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इंटरव्यू दिया। हालांकि परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, परंतु अनिल ने सारी आशाएं छोड़ दी हैं। अब क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत बार दे चुका था तो आशाएं तो टूटेगी ही। वह आहत और अयोग्य महसूस करता है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि उसे किसी कंपनी ने नौकरी क्यों नहीं दी। हालांकि इससे पहले वह यह सोचा करता था कि वह अधिकांश लोगों से ज़्यादा योग्य और बेहतर है, उसे ऐसा लगता था। परंतु अब उसे विश्वास हो चुका है कि वह बेकार है तथा उसमें अपेक्षित योग्यता या नज़रिया नहीं है। अब नौकरियों के लिए आवेदन करने में उसे डर लगता है, क्योंकि हर इंटरव्यू उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को धराशायी कर देता है। आखिरकार अनिल ने नौकरियों के लिए आवेदन करना ही छोड़ दिया। इतना हार गया वो कि वो आवेदन करना ही उसने छोड़ दिया। दीप्ति और अनिल दोनों ही रीमो या कंपनियों के कारण असफल नहीं हुए। अब कारण जानिए। क्योंकि दीप्ति रीमो को पसंद करने लगी थी और रीमो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन और अनिल इंटरव्यू दे दे के थक गया था। उसको ऐसा लगता था जब इंटरव्यू उसने नहीं दिए थे कि मैं बेहतर हूँ दूसरे लोगों से, लेकिन उसका
सिलेक्शन न होने के कारण वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि वो हार गया, इंटरव्यू देना ही उसने छोड़ दिया। दीप्ति और अनिल दोनों ही रीमो या कंपनियों के कारण असफल नहीं हुए। आइए कहानी के दूसरे पहलू को भी देखें। यह संभव है कि रीमो ने दीप्ति की सुंदरता की कमी के कारण उसका प्रस्ताव न ठुकराया हो, बल्कि इसलिए ठुकराया हो क्योंकि वह मानसिक रूप से इस तरह के संबंध के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल दीप्ति ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल अपने रंग रूप की चिंता में बर्बाद कर लिए और रीमो के निर्णय को अपने बारे में अंतिम निर्णय मान लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, भूल थी। अनिल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। बहुत सी कंपनियां इंटरव्यू तो लेती है परंतु किसी को नौकरी पर नहीं रखती, क्योंकि या तो उनकी व्यावसायिक योजनाएं बदल जाती है या इसी तरह के अन्य कारण होते हैं। बहरहाल अनिल जैसे लोग नियोक्ताओं के अनिर्णय के बजाय खुद की अक्षमता को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और अपने आत्मसम्मान को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। अगर यह मान भी ले कि अनिल ने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसे खुद को सुधारना चाहिए था। परिस्थिति के सामने हार मानने के बजाय इससे पार पाने का रास्ता खोजना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा तो कारण यही है दोस्तों कि व्यक्ति जब एक बार हार जाता है और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उसके आसपास उसको सहारा देने वाले भी ना होते हैं। अनिल की तो इतनी ज़्यादा परेशानी ना थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस पेड़ की डाल व्यक्ति पकड़ता है वह डाल हर बार टूट जाती है, तो व्यक्ति हारेगा तो सही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार डाल टूटे। कभी कभी तो ऐसा पेड़ हाथ में आएगा जिसकी डाल न टूटेगी, क्योंकि जब बार बार डाल टूटने लगती है तो दोस्तों कोई भी काम नहीं आता है जीवन में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी आपको काम नहीं आएगा। सिर्फ आप रहेंगे या फिर वो रहेगा जिसने आपको बनाया है, और बात आपको उसी से करना होगी, क्योंकि वही आपके बारे में सच जानता है। दुनिया सच नहीं जानती है, और दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना। दिखावा अगर आप करेंगे तो ये दुनिया अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहेगी, और बुरा करेंगे तो भी बुरा ही कहेगी, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। हम जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और अपने आत्मसम्मान को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। अगर यह मान भी लें कि अनिल ने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसे खुद को सुधारना चाहिए था। बात वहीं पर आके टिक रही है, और परिस्थिति के सामने हार मानने के बजाय इससे पार पाने का रास्ता खोजना चाहिए था। हम तब असफल होते हैं जब हम अपने आत्मसम्मान को कम होने देते हैं। जीवन में असफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे जीवन में तथाकथित असफल घटनाएं होती हैं, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि हम अपने आत्मसम्मान को कम करने लगते हैं। कम आत्मसम्मान वाले लोग अपनी क्षमता से बहुत कम प्रदर्शन करने का विकल्प खुद चुनते हैं। दूसरे लोग हमारा आत्मसम्मान कम नहीं कर सकते, हम अपना आत्मसम्मान खुद कम करते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर हमने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस पुस्तक के विचारों को अगर अंदर उतार लिया तो जीवन में हमें असफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बुक का नाम ही है असफलता सफलता की सीढ़ी है। अब
जानते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? आत्म प्रबंधन, ये कारण फोर्थ है, कारण चौथा है। आत्म प्रबंधन की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि ज़्यादातर समय हम खुद को जानते ही नहीं हैं। अपने अज्ञान के कारण हम ऐसे विकल्प चुनते हैं जो हमारी असफलता का कारण बन जाते हैं। आत्मज्ञान ही हमारी अधिकांश व्यक्तिगत असफलताओं की मूल जड़ है। आत्मज्ञान ही हमारी अधिकांश व्यक्तिगत असफलताओं की मूल जड़ है, या यूं कह सकते हैं कि आत्मज्ञान ही हमारी अधिकांश व्यक्तिगत सफलताओं की मूल जड़ है। ये असफलताओं की भी मूल जड़ है और सफलता की भी मूल जड़ आत्मज्ञान ही है। जिसको आत्मज्ञान होता है कि इस रास्ते पर जाने से हम असफल हो जाएंगे, तो वो उस रास्ते को क्यों चुनेगा? उसको आत्मज्ञान हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि इस रास्ते पर जाने से हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। असफलता मिलने पर कुछ लोगों को यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलत निर्णय ले लिया था। आत्मज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह एहसास नहीं होता, भले ही उन्हें अपना भविष्य बर्बाद होते दिख रहा हो। जो लोग अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाते, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि यह आत्मज्ञान का परिणाम है। वे असफलता के लिए गलत कारण को जिम्मेदार मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है कि हम कारण जो होता है उससे गलत कारण को जिम्मेदार मान लेते हैं और उसका दोष दूसरों पर दे देते हैं कि इस कारण से हमें ये असफलता मिली है। इसे विस्तार से बताने के लिए मैं आपको अंकिता की सच्ची कहानी बताना चाहूँगा, जिसके आत्मज्ञान की वजह से उसका तलाक हो गया। जब मैं स्नातकोत्तर कर रहा था तो अंकिता मेरी क्लास में ही पढ़ती थी। वह खुले विचारों की थी। वह अपने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन के बारे में खुद फैसला करती थी और यह पसंद नहीं करती थी कि दूसरे उसकी ज़िंदगी के बारे में फैसला करें। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने हैदराबाद में एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी में नौकरी कर ली। वह अपने करियर में बहुत सफल हुई। एक दिन मुझे उसकी शादी का कार्ड मिला। मैंने उससे फ़ोन पर बात की। मुझे पता चला कि उसका मंगेतर सतीश एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। हालांकि यह शादी माता पिता ने तय की थी, परंतु अंकिता ने मुझे बताया कि इसके लिए हाँ करने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी पसंद और नापसंद स्पष्ट रूप से बता दी थी। इसके बाद मेरा उससे संपर्क टूट गया। एक दिन एक मित्र ने मुझे बताया कि अंकिता का तलाक हो गया। 10 साल बाद मैं अंकिता से मुंबई में एक सम्मेलन के दौरान मिला। वह उत्साहहीन और बेजान दिख रही थी। सम्मेलन के खत्म होने के बाद हम लॉबी में बैठकर अपनी ज़िंदगियों के बारे में बातें करने लगी। मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है और अब वह मुंबई में रहने लगी है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि वह अपने दूसरे पति से भी तलाक लेने के लिए अदालत में जाने वाली थी। ये कैसा आत्मज्ञान कि एक शादी की, उससे तलाक हो गया, दूसरी शादी कर ली, उससे तलाक होने वाला है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। मेरे मन में तलाक का कारण जानने की जिज्ञासा थी। क्यों ना, एक हो दो हो, जिज्ञासा तो होगी। इसलिए मैंने उससे कुछ सवाल पूछे। उसने बताया कि उसने अपने पहले पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह शराब पीता था। अंकिता ने स्पष्ट किया कि वह सगाई से पहले उसकी शराब पीने की आदत के बारे में जानती थी, परंतु उसे यह मालूम नहीं था कि इससे उनके पारिवारिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। बताइए आप, जिसको मालूम था कि ये शराब पीता है, वो भी सगाई से पहले, तो फिर उसने शादी की ही क्यों?
मालूम होना चाहिए कि ये शराब पी रहा है और इतनी पी रहा है कि घर टूट जाए, तो शादी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब दूसरी शादी के बारे में भी हम जानते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि दोबारा शादी करते समय उसने क्या सावधानी बरती। उसने कहा कि उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि दूसरा पति शराब न पीता। इस पर मैंने उससे सवाल किया कि वह अपने दूसरे पति से तलाक क्यों ले रही है। अंकिता का जवाब यह था कि उसका पति यह नहीं जानता था कि पत्नी की परवाह कैसे की जाए। कहीं ना कहीं से व्यक्ति माइनस में ही रहता है, उससे प्रेम कैसे किया जाए। ये वो शराब न पीता था तो क्या हुआ, उसको यही मालूम नहीं है कि पत्नी की देखरेख कैसे की जाए। वह यह मानता था कि पत्नी पति की दासी होती है और उसे उसकी हर बात मानना चाहिए। मैंने अंकिता से पूछा कि क्या उसका पहला पति उसकी परवाह करता था और उसकी भावनाओं का सम्मान करता था। उसने यह जवाब देकर मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि महिलाओं को लेकर दोनों ही पतियों का नज़रिया एक सा था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा कि क्या वह शराब पीने वालों से नफरत करती है। उसने कहा कि उसके हिसाब से हफ्ते में 2 बार शराब पीने में कोई बुराई नहीं है। बातचीत में मुझे पता चला कि उसका पहला पति हफ्ते में 2-3 बार ही शराब पीता था। बताइए, ये भी समस्या वाली बात है कि जब हफ्ते में 2-3 बार पीता है और आपको कोई बुराई नहीं है, तो फिर उससे तलाक क्यों लिया। इसलिए अंकिता को उसके शराब पीने से कोई समस्या नहीं हो सकती थी। मैंने उससे यह विश्लेषण करने को कहा कि दोनों पतियों के साथ उसे सचमुच कौन सी समस्या आ रही थी, उसकी निर्दयता, उनकी उपेक्षा या उनकी शराब पीने की आदत। उसने स्वीकार किया कि समस्या उनका शराब पीना नहीं बल्कि उनका नज़रिया था, और चूंकि उसे अपनी अपेक्षाओं का सही ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने दूसरी बार भी गलत आदमी से शादी कर ली। परवाह और प्रेम करने वाले आदमी के बजाय उसने शराब न पीने वाले आदमी से शादी कर ली। अंकिता की तरह ही हम सब भी आत्मज्ञान की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं। खुद के बारे में सही समझ के लिए पूर्ण आत्म जागरूकता की ज़रूरत होती है। पहली समस्या यह है कि लोग सतही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। दूसरा खतरा यह है कि वे सतही बातों से खुद को जोड़ लेते हैं। आत्मज्ञान लगातार उनकी राह में बाधाएं डालता रहता है और उनकी असफलताओं का कारण बन जाता है। आत्मज्ञान न सिर्फ गलत निर्णय लेने का कारण बनता है, बल्कि यह विकल्पों की प्राथमिकता के क्रम को भी विकृत कर देता है। जीवन में हमारे सामने ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जिनमें हमारे पास सीमित विकल्प होंगे और हमें उनमें से किसी भी विकल्प को चुनना होगा। इसलिए हमें खोखले विकल्पों के बजाय सशक्त विकल्प चुनने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए अंकिता के पास अपने दूसरे पति के चुनाव के बारे में 2 विकल्प थे। या तो वह ऐसा पति चुन सकती थी जो शराब न पीता हो, या फिर वह ऐसा पति चुन सकती थी जो प्रेम पूर्ण हो और उसकी परवाह करता हो। उसने शराब न पीने वाले को चुना क्योंकि या तो वह खुद के बारे में नहीं जानती थी, या फिर उसने अपनी प्राथमिकताओं को गलत क्रम में रख लिया था। दुर्भाग्य से आत्मज्ञान सिर्फ गलत निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता। दुर्भाग्य से आत्मज्ञान सिर्फ गलत निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता। अंकिता के मामले में उसके दोनों पतियों ने अंकिता के गलत निर्णयों की कीमत चुकाई। आखिरकार वे हमेशा से ही वैसे थे। वे शादी से पहले भी उतने ही असंवेदनशील थे जितने कि उसके बाद। अंकिता की कमी थी कि वो उन्हें सही से समझ नहीं पाई और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि एक पति को उसने छोड़ा, दूसरे पति को भी उसने छोड़ दिया कि अब तीसरे लड़के से शादी करेगी, तब तक उम्र कहाँ चली जाएगी।
व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझ पाता है। आत्मज्ञान उतना होना चाहिए उसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जिस रास्ते पर मैं जाऊंगा उस रास्ते वो रास्ता आगे से टेढ़ा मेढ़ा है या उस रास्ते में कांटे हैं, तो मैं उस रास्ते पर क्यों जाऊँ। अगर मुझे पता चल गया है, उसे मालूम था कि ये शराब पीता है और उसे पसंद भी था कि वो अगर हफ्ते में 2-3 बार अगर शराब पिए तो उसे परेशानी ना थी, लेकिन उसने शादी की और बाद में उसने तोड़ दी, तो ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई। ज़िंदगी अंकिता की ही बर्बाद हुई। खुद को शिकार बनाना, ये कारण 5वां है। अब खुद को शिकार बनाना, बहुत से लोग खुद को शिकार बनाने की वजह से असफल होते हैं। असफलता के अन्य कारणों की तरह ही यह भी किसी दूसरे के द्वारा नहीं थोपा जाता, बल्कि इसके लिए भी व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर लोग खुद को शिकार बनाने का गलत अर्थ निकालकर इसे आत्मरक्षा का तंत्र मानते हैं और अपनी मूर्खताओं को तर्कसंगत ठहराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद असफल हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद असफल हो जाता है, तो वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मरक्षा का प्रयोग करता है। इसके विपरीत खुद को शिकार बनाने वाले लोग अपने प्रयास की कमी को तर्कसंगत ठहराते हैं। वे खुद को शहीद समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग किसी तरह की प्रगति करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जो लोग आत्महत्या के बारे में सोचते रहते हैं, उनके इस श्रेणी में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है या उसके बारे में सोचता है, वह पूरी तरह असफल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्महत्या की प्रवृत्ति किसी दूसरे व्यक्ति की असफलता के कारण पैदा नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की असफलता के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा क्यों होगी। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लोग अपने माता पिता, जीवन साथी, रिश्तेदारों, शिक्षकों या मित्रों के सामने खुद को शिकार बनाने का खेल खेलते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वे खुद ही अपने आप को शिकार बना रहे हैं। खुद को शिकार बनाने की यह प्रवृत्ति उन्हें असफलता की ओर ले जाती है। क्योंकि अगर दुखी होना है, अब इसमें बताया है कि खुद को शिकार बनाना, अब खुद ही शिकार बनेंगे। सुनील ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या करने की कोशिश की। सुनील ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या करने की कोशिश की। सौभाग्य से परिवारजनों ने उसे बचा लिया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, परंतु इस घटना में उसके दोनों पैर चले गए। सुनील ने कहा कि उसने अपने माता पिता को सज़ा देने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे उसकी आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील हैं। अब आप बताइए कि सुनील ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या करने की कोशिश की और माता पिता ने किसी तरह पैसा लगा के उसको बचा लिया। बच तो गया, लेकिन उसके दोनों पैर चले गए। अब उसका कहना था कि वो अपने माता पिता को सज़ा दिलाने के लिए या सज़ा देने के लिए वो आत्महत्या कर रहा था। अब सज़ा किसकी हो गई? माता पिता की हुई या खुद की हो गई? खुद की भी उसने खुद की भी सज़ा की और साथ में रिश्तेदार, परिवार वालों और माता पिता की भी सज़ा कर दी, क्योंकि उसके दोनों पैर उसमें चले गए। सुनील अपने पिता मनमोहन अग्रवाल का इकलौता बेटा है, जिनकी दिल्ली के वसंत विहार में मिठाई की दुकान है। मनमोहन अग्रवाल अपने बेटे से प्रेम करते थे और उसकी अधिकांश इच्छाओं को पूरा भी करते थे, परंतु वे कभी अपनी पत्नी या बेटे की अनावश्यक या अनुचित मांगों को पूरा नहीं करते थे। सुनील बीकॉम कर रहा था, वह औसत विद्यार्थी था और अपने मित्रों के साथ काफ़ी
समय बिताता था। कभी कभार उसके पिता उसे इस बात पर डांट देते थे कि वह पढ़ाई करने के बजाय घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा समय बिताता है। सुनील को लगता था कि उसके माता पिता ने उसे जितनी सीमित सुविधाएं दी थी, उन्हें देखते हुए उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसके पिता के पास पैसा बहुत है, परंतु वे उसे पैसे देने में बहुत कंजूसी बरतते हैं। जब मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई तो सुनील ने अपने पिता से आग्रह किया कि सुनील के पिता ने मोटरसाइकिल खरीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है और उनके हिसाब से इस उम्र में उसे मोटरसाइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनील की माँ भी इसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उन्हें दुर्घटनाओं से डर लगता था और वे सोचती थी कि इतनी कम उम्र में सुनील को मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। सुनील ने अपने अनिच्छुक माता पिता को राजी करने का हर संभव प्रयास किया। उसने घर छोड़कर चले जाने की धमकी भी दी, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगा कि माता पिता को उसकी आवश्यकताओं की कोई परवाह नहीं है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसके मित्र अतुल के पिता, जो केंद्र सरकार में क्लर्क थे, अपने बेटे को मोटरसाइकिल दिला सकते हैं तो उसके पिता मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद सकते। उसे यह लगने लगा कि उसके माता पिता उस पर अत्याचार कर रहे हैं और वे उससे प्यार ही नहीं करते। ये छोटी सी भूल के कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। सुनील ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वह ज़्यादातर समय टीवी देखता रहता था। इस तरह का निठल्ला और निरर्थक जीवन जीने की वजह से एक दिन उसके पिता ने उसे डांटा। सुनील ने उन्हें यह जवाब दिया कि वह कॉलेज न जाकर उनका पैसा बचा रहा है। बहस बढ़ती गई। सुनील को यह विश्वास हो गया कि उसके पिता उसे बलि का बकरा बना रहे हैं, इसलिए उन्हें सजा देने के लिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। वह चौथी मंजिल की मुंडेर तक दौड़ता हुआ गया और नीचे कूद गया। स्तब्ध पड़ोसियों और माता पिता ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जिन डॉक्टरों ने सुनील का ऑपरेशन किया, उनके पास उसके शत विक्षत पैर को घुटनों के नीचे से काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो चौथी मंजिल से गिरा था। तो ऑप्शन कहाँ रहेगा? जो व्यक्ति खुद ही मरने की कोशिश करेगा, जो बचेगा डॉक्टर तो बचा देगा, जो नहीं बचेगा उसे काट देगा। जब विभिन्न कारणों से गृहिणियों को अपने बचपन, किशोरावस्था या युवावस्था में किसी कमी का एहसास होता है तो वे अक्सर खुद को शिकार बना लेती हैं। वे कल्पना करने लगती हैं कि वे दूसरों की खातिर त्याग करने के लिए पैदा हुई हैं। त्याग की यह भावना खुद को शिकार बनाने की ओर ले जाती है। जब भी आप उनसे मिलते हैं और चर्चा करते हैं तो वे बताने लगती है कि किस तरह जिम्मेदार बनकर उन्होंने अपने माता पिता के लिए, अयोग्य पतियों के लिए और कृतघ्न बच्चों के लिए त्याग किए। संक्षेप में वे अपनी दुख भरी जिंदगी के लिए उन सब लोगों को जिम्मेदार मानती है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में महिलाओं से तालमेल, त्याग और समर्पण की अपेक्षा की जाती है। कई मामलों में वे अपनी इच्छा से ऐसा करती हैं और यह कल्पना कर लेती हैं कि वे शिकार बन गई हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बहरहाल तथ्य यह है कि वे दरअसल अपने माता पिता, पतियों या बच्चों के हाथों नहीं बल्कि खुद के हाथों शिकार बन रही है। ये बात उन्हें मालूम ही नहीं होती है। हर व्यक्ति शोषण का प्रतिरोध करने के अवसर खोज या बना सकता है। चूँकि उनमें खुद को शिकार बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे प्रतिरोध करने के बजाय पराधीन बन जाती है। खुद को शिकार बनाने वाले लोगों में खुद के सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उन्हें खुशी के बजाय दर्द की आदत पड़ जाती है।
इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग खुद के कारण असफल होते हैं, परंतु वे यह मानते हैं कि ऐसा दूसरों के कारण हुआ है। उदाहरण के लिए सुनील को ही ले लें। उसकी आत्महत्या के पीछे कोई वास्तविक कारण नहीं था, परंतु इसके बावजूद उसे लगा कि उसे माता पिता उस पर जुल्म कर रहे हैं, और उसने खुद को ऐसी दुर्घटना का शिकार बना लिया कि अब वह कभी मोटरसाइकिल ही नहीं चला सकता। इससे बड़ी असफलता हो ही नहीं सकती। इस मामले में किसने किसको शिकार बनाया? जाहिर है सुनील ने खुद को शिकार बनाया। खुद की जांच करें, कहीं आप भी तो इसी जाल में फंस रहे हैं? नहीं फंस रहे, क्योंकि अगर हम सही से जांच पड़ताल नहीं करेंगे खुद के बारे में, तो निश्चित रूप से हम इसी जाल का शिकार बन जाएंगे। आत्मनियंत्रण का अभाव, ये कारण छठा है। अपना नियंत्रण खोना एक आम अनुभव है। अक्सर आत्मनियंत्रण खोने और असफल होने में परस्पर सीधा संबंध होता है। कभी कभार नियंत्रण खोना सामान्य है, परंतु अगर यह लगातार हो तो इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग खुद को असफल मानते हैं, उनमें से बहुत से दरअसल बहुत सक्षम होते हैं। दुर्भाग्य से आत्मनियंत्रण की अयोग्यता की वजह से उन्हें बड़ी असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। आत्मनियंत्रण की अयोग्यता दो प्रकार की होती है। एक वह जब लोग दूसरों के कारण नियंत्रण खो देते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे बजाय हमारे आसपास के लोग हमारे व्यवहार को ज़्यादा नियंत्रित करते हैं। दूसरे प्रकार की अयोग्यता हमारे कमज़ोर मस्तिष्क के कारण उत्पन्न होती है। यह हमें स्वयं में विश्वास करने के बजाय पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करने की ओर ले लेती है। मैंने देखा है कि दूसरे लोग हमारे व्यवहार को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जोगिंदर पंडा की उम्र लगभग 35 वर्ष है और वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। वह ग्रेजुएट इंजीनियर है और उसका स्वभाव आमतौर पर अच्छा है। बहरहाल उसमें लोगों से झगड़ने की प्रवृत्ति है। कई बार तो वह हिंसक भी हो जाता है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि उसका व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण और असुरक्षित था। उसके व्यवहार की जांच पड़ताल और विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हुआ कि वह दूसरों के व्यवहार से बहुत प्रभावित होता था। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई उससे विनम्रतापूर्वक बातें करता था तो वह भी उसके साथ विनम्रता से पेश आता था, परंतु अगर कोई उससे थोड़ा भी अकड़कर बात करता था तो वह तत्काल क्रोधित हो जाता था। अगर कोई उससे ऊंची आवाज़ में बातें करता था तो वह भी चिल्लाने लगता था, और अगर कोई उसका ध्यान रखता था तो वह भी उसका ध्यान रखता था। सतही तौर से देखने पर इस तरह का व्यवहार तर्कसंगत और उचित लग सकता है, परंतु अगर आप इस व्यवहार की गहराई से जांच करें तो आपको यह एहसास होगा कि पंडा का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम इस तरह के व्यवहार को कैसे तर्कसंगत साबित कर सकते हैं? हमें व्यवहार के ऐसे व्यक्तिगत मानदंडों की आवश्यकता है जिन्हें दूसरे लोग एक सीमा से आगे प्रभावित या नियंत्रित ना कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा व्यवहार हमारा है और हम इसे दूसरों के आधार पर हर पल नहीं बदल सकते। बहरहाल इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हर तरह की बकवास को सहन करना चाहिए। खुद पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति दूसरों की मुद्राओं या व्यवहार की नकल करके उन्हें प्रभावित नहीं करता, बल्कि अपने नियंत्रण व्यवहार द्वारा ऐसा करता है। जिस व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण न हो उसे आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है और गंभीर गलतियां करने के जाल में फंसाया जा सकता है। बिल्कुल
ये बात सत्य है, जिस व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण नहीं है उसको कभी भी गुस्सा हो जाएगा और उसको समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला उसके साथ कौन सा गेम खेल रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि मैं गुस्सा करूँगा तो सामने वाला डर जाएगा, क्योंकि उसको खुद की कमी के बारे में मालूम नहीं है कि उसकी कमी कौन सी है, बल्कि अपने नियंत्रित व्यवहार द्वारा ऐसा करता है। जिस व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण ना हो उसे आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है और गंभीर गलतियां करने के जाल में फंसाया जा सकता है। इसके अलावा संतुलन की कमी से व्यक्ति अस्थिर हो जाता है और बाद में उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। अब हम यह विचार करें कि खुद पर विश्वास करने के बजाय हम किस तरह पारलौकिक शक्तियों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को देना कुछ हद तक स्वाभाविक है, परंतु ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करने के बजाय हर दिन ईश्वर के सामने घंटों प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को देना कुछ हद तक स्वाभाविक है, सही है, परंतु ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करने के बजाय हर दिन ईश्वर के सामने घंटों प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि ऊपर बैठी सर्वोच्च शक्ति उनकी सारी समस्याओं को सुलझा देगी और उन्हें उनकी मनचाही चीज़ें वरदान में मिल जाएंगी। जो लोग यह मानते हैं कि उनके अपने प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता, वे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता, क्योंकि चाणक्य ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, जो नहाएगा नहीं, जो बिल्कुल ऐसा रहेगा दरिद्र की तरह, उससे तो लक्ष्मी भी रूठ जाती है। तो मेहनत तो करना पड़ेगी। ईश्वर के साथ में घंटा हिलाने से ईश्वर खुश नहीं होता है। ईश्वर खुश होता है तब जब आप सुबह उठे और उसका एक ही बार दिन में नाम ले लो तो भी ईश्वर खुश हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार उसका नाम लेने के बाद में अपना काम करने निकल जाएंगे दिन भर के लिए, जो भी आप काम करते हो। लेकिन सुबह एक बार उसका नाम ले लिया तो ईश्वर आपके साथ रहेगा, 100% रहेगा, 1000% रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। वे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं और अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वे घर इसलिए खरीद या बना नहीं सकते या अपने करियर में इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। वे मानते हैं कि जीवन में उनकी प्रगति तकदीर पर निर्भर करती है, चाहे सच्चाई जो भी हो। इस तरह की धारणा से ऊर्जा कम होती है और व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। ये हिंदुस्तान की बात ले लो या अदर किसी कंट्री की बात ले लो, लेकिन ये सत्य बात है कि 100 में से 60% लोगों की मनोवृत्ति इस तरह की बन गई है कि सिर्फ ईश्वर के सामने घंटा हिलाओ, ईश्वर ऐसा वरदान देगा कि उसके सारे काम हो जाएंगे। दोस्तों, घंटा हिलाना भी चाहिए, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है कि व्यक्ति को घंटा उतना ही देर हिलाना चाहिए जितनी देर आवश्यकता है। दिन भर घंटा हिलाने से ईश्वर आपके साथ नहीं हो जाएगा या आपको वरदान नहीं दे देगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ ही रहता है। सिर्फ आप उसको याद तो करिए।
तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ईश्वर आपके साथ हर पल रहता है, हर पल। सिर्फ उसको आवाज़ देने की कोशिश करो, वो सामने खड़ा हो जाएगा। उसको उस भावना से बुलाओ कि वो आपके साथ, आपके सामने और आपके भीतर मौजूद रहे। वे मानते हैं कि जीवन में उनकी प्रगति तकदीर पर निर्भर करती है, चाहे सच्चाई जो भी हो। इस तरह की धारणा से ऊर्जा कम होती है और व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो जाता है। रामनाथन एक कुशल सुनार है। वह तमिलनाडु के तिरुनालवेली में रहता है। उसके 7 बच्चे हैं और वह निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में आता है। उसकी पत्नी अस्थमा की रोगी है। सोने के आभूषण और उनकी आकर्षक डिजाइन बनाने में रामनाथन माहिर है। इसके बावजूद वह अपने कैरियर में तरक्की नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर ने हर इंसान का भाग्य पहले से ही तय कर दिया है। वह मानता था कि होनी होकर रहेगी, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। उसके हिसाब से मनुष्य अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। अपने इस विश्वास की वजह से वह कभी अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं ले गया। नतीजा यह हुआ कि वह असमय ही मर गई। आज वह उस आदमी के यहाँ नौकरी कर रहा है जो कभी उसके यहाँ काम करता था। जो लोग रामनाथन के अधीन काम करते थे, वे कैरियर और परिवार की देखभाल करने के मामले में उससे काफ़ी आगे हैं। अगर उसके विश्वासों के बारे में कोई रामनाथन से सवाल करता है तो उसके पास हमेशा एक ही जवाब होता है, ईश्वर की मेरे लिए यही इच्छा थी। सच तो यह है कि रामनाथन ऐसे आदमी का आदर्श उदाहरण है जिसका स्वयं पर या अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं ईश्वर या धर्म ग्रंथों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, परंतु मुझे विश्वास है कि कोई भी धर्म ग्रंथ या ईश्वर यह नहीं चाहता होगा कि इंसान हर चीज़ ईश्वर के भरोसे छोड़ दे। यह सही है कि इंसान को अपनी चिंताओं से निपटने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, परंतु उसे अपने आलस्य के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप खुद पर नियंत्रण का काम दूसरों के हवाले कर देते हैं, जैसा पंडा और रामनाथन ने किया था, तो जीवन में आपकी असफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपके आसपास के लोग और ईश्वर आपको समर्थन देने के लिए हैं, आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं। दोस्तों, ये आपके आसपास के लोग और ईश्वर आपको समर्थन देने के लिए हैं, आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं है। दोस्तों, एक एक बात इस बुक की जो कुंडेला साहब ने जो इसमें कही है, क्योंकि हमने जो 6वां कारण जो पढ़ा है, आत्मनियंत्रण का अभाव। आत्मनियंत्रण का जो अभाव पंडा और रामनाथन दोनों ने जिसमें जो गलती की है, वो हमने इसमें पढ़ी है। ये बुक से इसका ऑडियो भी आप सुन सकते हैं, या वीडियो आप देख ही रहे हैं तो ऑडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।